नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि अब जो क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने उत्तरी भारत के अंदर मगध साम्राज्य महाजनपदों को देख लिया है, और इसके अलावा जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए भारतीय सीमाओं पर वो हमने देख लिया। यद्यपि भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मिथक आपके सामने निकलकर सामने आता है, और वो मिथक है कि भारत पर जो आर्य थे वो भी आक्रमणकारी के रूप में आए। और फिर यही इतिहासकार, जितने भी वामपंथी सरीखे इतिहासकार हैं, वो आगे जाकर लिखते हैं कि और यदि क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो फिर आप कहेंगे ईरानी। न आर्य बोलेंगे, न यूनानी बोलेंगे, न इधर का बोलेंगे, न उधर का बोलेंगे। और ईरानियों में भी प्रथम विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम आएगा, फिर आप डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कहते हैं। तो इस बात से अपन ने बात अच्छे से समझ ली कि ये मात्र एक एक कैम्ब्रिज स्कूल का दृष्टिकोण था, उनका अपना परसेप्शन था कि आर्य विदेशी थे। और वैसे भी अभी डॉक्टर वीएस शिंदे ने जो राखी गढ़ी में खोज करी है, वहां से आर्य जीन, जिसको R1 जीन के नाम से पुकारा गया है, वो हमें कहीं कोई प्राप्ति नहीं हुई है उस जीन की। तो यदि मैं नृवंशीय विज्ञान, जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इसके हवाले से बात करूं, तो ये धारणा भी गलत हो जाती है कि आर्य विदेशी थे। अब बहरहाल अपन अपने व्याख्या तक अगर सिलेबस चल रहा है आपके इस एप्लीकेशन पर, मैं उसी की बात करूं तो जो अब एक चरण आपने पूरा कर लिया, अब मैं चाहूं तो यहां से आरंभ कर सकता हूं मौर्य युग को। लेकिन यदि हम मौर्य युग को आरंभ करते हैं, तो आप लोग जानते हो कि अशोक के अभिलेखों में और मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में हवाला देता है कि उसको चेर चोल पांडे, यानी कि उसको दक्षिण भारत, जिसको अपने तमिल प्रदेश या तमिश्कम प्रदेश का है, सुदूर दक्षिण, जो साउदर्न जो एरिया है, जिसको अपने तमिल प्रदेश का है, के बारे में उसको जानकारी थी। मेगस्थनीज तो साफ लिखता है, वो 150 से ऊपर यहाँ के राज्यों के बारे में बात करता है, दक्षिण भारत के। और पांडे राज्य के बारे में तो विशेषकर वो ये चर्चा देता है मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में, कि पांड्य राज्यों के अंदर 7 वर्ष की माताओं का भी वो अपनी तरफ से, अब मुझे नहीं पता कि वो हाउ कैन इट पॉसिबल, लेकिन उसका अपना एक हवाला है कि 7 वर्ष की माताएं भी पांड्य राज्य में पाई जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य काल आने से पहले दक्षिण भारत में सभ्यता अपनी पैर जमा चुकी थी। और वैसे भी एक पौराणिक चर्चा और आती है कि ऋषि अगस्त्य जिनके नेतृत्व में प्रथम तमिल संगम, तमिल बैठक में आहूत नजर होती दिख रही है पांड्य राजधानी मदुरा या मदुरई के अंदर। तो यह भी कहा जाता है कि उत्तरी भारत से आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में प्रचारित करने का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। तो इस हवाले से मैंने उत्तरी भारत के सिलेबस को पोस्टपोन करके अब मैं जो दक्षिण भारत का इतिहास है, संगम काल से लेकर विभिन्न राजवंश, संगमकालीन 3 राजवंश तो अपने को देखने ही है, चेर, चोल और पांडे। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल आरंभ होगा 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास से, जहां पर हम सीधा पहले पल्लव आरंभ करेंगे, फिर चोल और फिर पांडे वगैरह वो आरंभ करेंगे। तो उस संदर्भ में तो अपने को वो देखना ही है। लेकिन ये 2 चरणों में अब हम एक पूरी सीरीज में दक्षिण भारत के इतिहास को समेटेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास को हम आरंभ करें तो हमें इसका सबसे दूरस्थ छोर, हमें याद करिएगा, लिथिक कल्चर या पाषाणिक संस्कृति से संबंधित नजर आता है। हम पढ़ चुके हैं कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की प्री हिस्टोरिक जो कल्चर्स हैं, जो प्रागैतिहासिक कल्चर्स हैं, उनमें प्रथम मजबूत साक्ष्य के रूप में द फर्स्ट एशुलियन हैंडेक्स वाज रिकवर फ्रॉम कोर्तलियार रिवर वैली फ्रॉम मद्रास। आपको मालूम, मद्रास की कोर्तलियार घाटी से हमें 2 महत्वपूर्ण, जिनको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक टूल्स या लिथिक टूल्स, या जिसको हम पैलियोलिथिक टूल्स कह सकते हैं, एशुलियन टाइप्स की हैंडेक्स और क्लीवर, आपको मालूम है, रॉबर्ट ब्रूस फूट और विलियम किंग को प्राप्त हुई थी हस्त कुठार एवं विदाग्नि। ये बात हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। और फिर यदि मैं नवपाषाण काल की बात करूं आप लोगों से, तो नवपाषाण काल के अंदर फिर, जी धर्मेंद्र जी, जी हेमंत नमस्कार। नवपाषाण काल, और यदि मैं हमने देखिए मध्य पाषाण काल या जिसको मेसोलिथिक साइड कहते हैं, वो तो ट्रांजिशन पीरियड था एक तरह का। तो यदि मैं पेलियोलिथिक की बात करूं तो हमें हैंडेक्स और क्लीवर के साक्ष्य मद्रास घाटी से प्राप्त हो रहे हैं, कोर्तलियार घाटी से। इसका मतलब ये स्पष्ट तौर पर निकलकर हमारे सामने आता है कि भारत के अंदर जो प्रागैतिहासिक मानव के जो साक्ष्य रिमेन्स हैं,
वो सिर्फ सोहन नदी घाटी या वर्तमान पाकिस्तान वाली जो सीमा है वहीं तक नहीं है, ये पूर्व तक विंध्य क्षेत्र तक पहुंचे, सुदूर दक्षिण में तो पाए ही गए हैं। और नव पाषाण काल में तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले एरिया में, इवन थोड़ा सा तमिलनाडु की तरफ भी आप बढ़े तो संगनकल्लू हो गया, पिपलीगल हो गया, कई प्रकार के अन्य पाषाण काल स्थल से भी एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा हमें नजर आती है, जिसको हमने राख के टीले या राख के ढेर, एश माउंड कहा, जिसके बारे में दक्षिण भारत वेल नोन है, प्रसिद्धि से जाना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में आदिम मानव के साक्ष्य सुदूर दक्षिण में बिल्कुल आरंभिक इतिहास के छोर से, जब से मानव की विकास यात्रा आरंभ हुई है, पाए गए हैं। तो थोड़ा सा कालांतर में अपन नवपाषाण काल से संबंधित कल्चर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस दौर के बाद की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी हमें तमिश्कम या तमिलकम प्रदेश में बड़े बड़े शिलाखंडों, प्रस्तर शिलाखंडों से घिरी हुई कब्रों से प्राप्त हुए हैं। 3 प्रकार की कब्रें हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि इन कब्रों के प्रयोक्ता निवासी थे, लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। यदि मैं उत्तर भारत की बात करूं तो वहां पर क्रम हमें अलग नजर आ रहा है। आप यदि दक्षिण भारत की बात करेंगे, यदि मैं पहले उत्तर भारत की बात करूं, स्पेशली मैं मेहरगढ़ की बात करूं, तो आप लोग जानते हो सबसे बड़ी नवपाषाण कालीन बस्ती, जो लार्जेस्ट नियोलिथिक जो टाउनशिप है, वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन एक सीरीज के रूप में प्राप्त हो रहा था। आपको मालूम है कि लिथिक या स्टोन एज की समाप्ति के पश्चात कॉपर एज आता है, फिर कॉपर में टिन मिलाकर ब्रोंज यानी कांस्य संस्कृति का विकास होता है, फिर जाकर आप ऋग्वेदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में आके फिर आप लौह प्रयोक्ता संस्कृति को देखते हैं। तो जहां पर उत्तर भारत में पहले पाषाण काल, फिर ताम्र काल या कॉपर एज या चाल्कोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणिक, फिर कांस्य युगीन विशेषकर हड़प्पा की बात करें, और फिर लौह प्रयोक्ता। लेकिन यदि मैं इसकी कंपेरेटिव में साउदर्न इंडिया की बात करूं, दक्षिण भारतीय इतिहास की बात करूं, तो नवपाषाण काल के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर महापाषाणिक कब्रों का मतलब वो सभ्यता स्थल सुदूर दक्षिण या तमिलकम या तमिश्कम प्रदेश की, जहां बड़े बड़े प्रस्तर शिलाखंडों से घिरी हुई कब्रों से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये वस्तुएं पूरी तौर पर लोहे की बनी हुई, यानी कि यहाँ पर कॉपर एज एक तरह से मिसिंग है। तो इसीलिए इसे लौह प्रयोक्ता संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्कृति की प्राप्ति हमें जो आवासीय बस्तियां थी उनसे सुदूर दूर के घास के मैदानों में, दूर के जो क्षेत्रों में घास के मैदान थे, जो वहां से कब्रों से प्राप्त हुई है। इसीलिए इसको मेगालिथिक कल्चर या महापाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। और फिर इसी महापाषाणिक संस्कृति में आगे जाकर आर्य संस्कृति के तत्वों का, ऐसा इतिहासकारों का अपना मत है, का मिश्रण होने से, अब जैसा मैंने अभी कहा इसी सेशन के दौरान जब सेशन आरंभ हुआ, कि ऋषि अगस्त्य को उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाकर इंट्रोड्यूस करना और उसे स्प्रेड करना, प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। तो महापाषाणिक संस्कृति में आर्य संस्कृति, अब आर्य संस्कृति का सामाजिक पक्ष हो गया, उनका धार्मिक पक्ष हो गया, तमाम पक्षों के मिश्रण से फिर हमें एक प्रकार की संस्कृति का हमें यहाँ पर उद्गम नजर आता है, जिसके बारे में जानकारी हमें कालांतर में फिर हमें प्राप्त होती है। जो पांड्य राज्यों की जो राजधानी थी मदुरा, उसमें तमिल कवियों की बैठकों, जो उनकी मीटिंग प्लेसेस होते थे, तो वहां पर जो साहित्य रचा गया, चाहे वो पद्य था चाहे गद्य था, इसको आपने तमिल साहित्य या संगम कालीन साहित्य, संगम का मतलब बैठक, मीटिंग से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सुदूर दक्षिण में सभ्यता का विकास नवपाषाण कालीन, मतलब आप चाहे पैलियोलिथिक की बात करो, मिजोलिथिक की बात करो, नियोलिथिक की बात करो, उसके बाद मेगालिथिक कल्चर की बात करो, यानी कि पाषाण काल के बाद लौह प्रयोक्ता निवासियों की महापाषाणिक कब्रों, और उसके पश्चात फिर संगम काल तक आते आते राज्यों का विकास और एक राज व्यवस्था हमें 3 राजवंशों के रूप में प्राप्त हो जाती है दक्षिण भारत में, चेर, चोल और पांड्य। इनमें सबसे प्राचीन चेर राज्य है, सबसे शक्तिशाली राज्य चोल है, और सबसे समृद्ध के रूप में जो अपने मोतियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, वो पांड्य राज्य हमें प्राप्त होता है। फिर इसी संगम काल के अंदर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते रोमन
के साथ जो समुद्री व्यापार नजर आएगा, उससे होने वाला लाभ स्वर्ण के रूप में, क्योंकि प्लिनी द एल्डर अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र करता है कि लगभग प्रतिवर्ष आप समझ लीजिएगा एक प्रकार से न जाने कितना बड़ी धनराशि स्वर्ण मुद्रा के रूप में भारतीयों को रोमन दे देते हैं सिर्फ गर्म मसालों की प्राप्ति के लिए। तो वो इसको अनुत्पादक लाभ कहता है कि क्षण भंगुर वस्तु जो है जिसका स्वाद कुछ दिन तक टिका रहेगा, गर्म मसालों का, काली मिर्च वगैरह, लौंग वगैरह का, उसके लिए आप स्वर्ण कोष लुटाए जा रहे हो, स्पेशली किसको? भारत को। तो ये पूरी जो यात्रा है वो यात्रा हमारा विषय है इस अध्याय का, जो आपके पीछे खुला हुआ है, महापाषाणिक कब्रें और संगम के रूप में। फिलहाल मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं, जो भी इस क्लास को बाद में देखेगा। नोट्स मैं दे चुका हूं, आप लोग जानते हो इस चैप्टर से संबंधित काफी मेहनत हुई है। नोट्स आपके पढ़ने के बाद एज यूजुअल बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से उन्हें डिजाइन किया गया। अब इस सीरीज में अपन याद रखिएगा एक पूरी चेन आगे लेकर चलेंगे साउथ इंडिया की। फिलहाल मुझे एक बात कंफर्म करिएगा, हेमंत, धर्मेंद्र, बाकी लोग भी, यदि कोई मौजूद है इस क्लास के अंदर, ये बात जितना मैंने कहा अभी तक की वो आपको समझ में आई है या नहीं आई है? फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। जी हेमंत, अब आप यहाँ पर जो मैं, जी धर्मेंद्र, चलिए तो देखिएगा, यदि मैं संगम की बात करूं तो संगम शब्द का मतलब ही है मिलन, बैठक, ठीक? तो तमिल कवियों का बैठक स्थल, तमिल कवियों का बैठक स्थल हमें जो प्राप्त हो रहा है वो कहां पर प्राप्त हो रहा है? पांडे राज्य की राजधानी मदुरई या मदुरा से। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात को बड़े विचाराधीन तरीके से चिंतन करना पड़ेगा कि सुदूर दक्षिण, जिसको आपने कुछ शब्दावलियां बड़ी आपको परेशान करेंगी, तमिश्कम, यदि एक शब्द आपके सामने आता है तमिश्कम, या जिसको हम कह सकते हैं तमिल प्रदेश, तो याद रखना इसका मतलब होता है सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण यानी कि स्पेशली तमिलनाडु और केरल वाला एरिया, सुदूर दक्षिण, क्योंकि मैं अभी दो तीन बातें भी मैप के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो सुदूर दक्षिण, जिसको फार आप साउदर्न एरिया कह रहे हो, उसका मतलब ही क्या निकल कर आता है? केरल एवं तमिलनाडु वाला एरिया, यानी कि ये भारतीय प्रायद्वीप का, पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप का ये पूर्वी और दक्षिणी समुद्री छोर है। पूर्वी समुद्री छोर को हमने, केरल वाला जो एरिया, उसको हमने, आप लोग सॉरी, जो तमिलनाडु वाला एरिया पूर्वी, उसको आपने चोल मंडल या कोरोमंडल के रूप में जाना है, चोल मंडल या कोरोमंडल। और जो पश्चिमी, जो दक्षिणी पश्चिमी केरल का जो एरिया, उसको आपने मालाबार तट के रूप में जाना है। तो ये जो एरिया है वी शेप वाला, वो तमिश्कम या तमिलकम प्रदेश कहलाता है। इसके ऊपर का जो एरिया है वो दक्कन कहलाता, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाला, और उसके ऊपर का जो एरिया है वो उत्तरी भारत कहलाता। अभी आप देख लोगे। तो इस एरिया में, जिसको आपने तमिलकम या तमिश्कम प्रदेश कहा है, इस एरिया में सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किस तरफ आपका इशारा कर रहा है? पहले महापाषाणी कब्र संस्कृति और उसके पश्चात फिर संगमकालीन संस्कृति। इसी अध्याय को अब हमें यहाँ पर देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, ये बड़ा आसान होता है इस तरह की टीचिंग करना माय डियर, कि कट टू कट आपने फैक्ट्स उठा के, एक बड़ा आसान है पीडीएफ के जरिए पढ़ाना, क्योंकि टीचर को कुछ नहीं करना पड़ता। कोई कोई लिटरेचर, कोई फिलोसफी नहीं होती उस चीज के पीछे की बस आपने यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर दिया, आपने लिख लिया, आपको लगा एवरीथिंग इज फाइन ना, सॉरी, ये टीचिंग नहीं होती। जब आपको सोशियो इकोनॉमिक वाले जो कॉजेज वाले, जो मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं, फिर हम वहां पर बिल्कुल हम प्लग हो जाते हैं, फ्यूल हो जाते हैं, कारण कि हमने उसके पीछे की फिलोसफी को समझने का प्रयास नहीं किया है। तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी जो बुकिश जो लैंग्वेज होती है, जो आपको जोड़े, आपके सामने पूरा बैकग्राउंड और उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, और जो पूरी कथन कारण वाला जो एक श्रृंखला चलती है, वो आपको समझ में आती चली जाए। तो यदि आप दक्षिण भारत के इस पूरे एरिया को देखें, तो पहली बात तो इस नक्शे के जरिए आप समझने का प्रयास करना, ये वाला जो एरिया है ये तो कहलाता है आपका नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है।
और अब आप यदि चले तो ये सह्याद्री और विंध्य पर्वत श्रृंखला। अब ये जो एरिया है, नीचे वाला एरिया है, याद रखना, इसका जो एक पूर्वी छोर है समुद्र तट का, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ का, वो तो कहलाता है चोलमंडल या कोरोमंडल। बेसिकली ये तमिलनाडु वाला एरिया है, और आप लोग जानते हो ये आपके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। इधर वाला जो एरिया है आप लोगों को मालूम अच्छे से, ये जो एरिया है ये कहलाता है आपका अरब सागर। तो ये तो है चोलमंडल या कोरोमंडल, और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है आपका मालाबार तट, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी छोर। तो ये मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? केरला में। और ये वाला जो एरिया है ये आपका तमिल प्रदेश है। और ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया हो गया, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, याद रखना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये डेक्कन या दक्खन कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना रहे। दक्कन, या याद रखिएगा, दक्कन या दक्खन कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली आपके महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश वाला एरिया आता है। और इसके जो निचला जो एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, तिकोना वी शेप वाला जो एरिया है, बल्कि ये भी थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही आपके सामने ले दिया है, आप समझ लीजिएगा इतना एरिया। ये एरिया कहलाता है बेसिकली आपका तमिलकम या तमिश्कम प्रदेश। यदि मैं तमिलनाडु वाले एरिया की तरफ लिख रहा हूं तो आप सिर्फ इस पूरे एरिया को सिर्फ दक्षिणी पूर्व एरिया सब तमिलनाडु का मत मानिएगा, क्योंकि ऐतिहासिक काल से पहले संगम काल में इस एरिया में, जिसको आपने तमिलकम या तमिश्कम प्रदेश कहा है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपको 3 राज्य पाए जाते हैं। देखिएगा, ये केरल वाला एरिया है, और ये आपका चोल वाला एरिया है, ये पांड्य वाला एरिया है। ये 3 एरिया यहाँ, 3 राज्य यहाँ पे पाए जाते हैं। तो खैर, जो राजवंशों का विकास है वो तो संगम कालीन साहित्य समय प्राप्त होता है, राज्य की उत्पत्ति। लेकिन यदि प्रश्न और मुद्दे की बात यहाँ पर जो है वो ये है जनाब, कि यदि हम यहाँ पर चर्चा करें इस बात की कि दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण भारत में राज्यों का या राज्य व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें प्राप्त होता है महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाण कब्र संस्कृति भी जिसको हमने पुकारा है, इसको कहा गया बेसिकली मेगालिथिक कल्चर। और मेगालिथिक जो कल्चर है वो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लोह प्रयोक्ता संस्कृति थी, यानी कि इस संस्कृति से संबंधित जो निवासी थे वो लोहे का प्रयोग करते थे। और इसके बारे में जो जानकारी में प्राप्त हुई है वो कब्रों से प्राप्त हुई है। ये कब्रें आवासीय बस्तियों से दूर घास के मैदानों में बड़े बड़े पाषाण शिलाखंडों से घिरी हुई कब्रों से प्राप्त हो रही है। बेसिकली यहां से आपको लोहे की वस्तुएं प्राप्त हो रही है। और एक विशेष जो जानकारी इस महापाषाणिक संस्कृति से हमें प्राप्त हो रही है वो ये है कि इस समय के जो अधिकांश निवासी थे वो रागी की फसल, याद रखना, रागी की फसल का वो उत्पादन करते थे। अब चूंकि ये एक विशिष्ट प्रकार की दक्षिण भारतीय संस्कृति है, लेकिन यदि मैं इस महापाषाणिक संस्कृति से भी हजारों साल पहले की बात करूं, लगभग यदि हम 60-70 हजार साल पहले या लाख साल पहले चले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। जिसको हमने पैलियोलिथिक एरिया बोला है, जिसको हमने पैलियोलिथिक एरा बोला है, युग बोला है, पूरा पाषाण काल बोला है, उस काल के 2 विशिष्ट
हमें इक्विपमेंट या स्टोन टूल्स हमें तमिश्कम या तमिलकम प्रदेश से प्राप्त हो रहे हैं। सो ये समझ लीजिएगा आप इस तरह से कि मद्रास का जो ये एरिया है, तो ये तो फिर इधर निकालना ही गलत पड़ेगा, क्योंकि फिर वही वाली बात है, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन वाली बात है। चलिए मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर दूं, फिर आप लोगों को आगे लेके बढ़ता हूँ। यदि मैं ये मद्रास वाली बात आपके सामने लूं, तो मद्रास से आपको हैंड एक्स, क्लियर है, हैंड एक्स प्राप्त होगा, और यहां से आपको क्लीवर प्राप्त होता है। ये पूरा पाषाण काल की बात है। तो जो बार बार बोल रहा हूं कि दक्षिण भारत में मानव के पद चिन्ह, ये सिर्फ महापाषाणिक संस्कृति से ही संबंधित नहीं, काफी पहले, क्योंकि महापाषाणिक संस्कृति तो लोहयुगीन सभ्यता है। और इस काल की विशिष्ट बात यह है कि यहाँ पर आपको कॉपर एज कल्चर पूरी तौर पर हमें गायब नजर आती है, याद रखना, जो कि हमें चैल्कोलिथिक साइट के रूप में, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में उत्तरी भारत में जो हमें नजर आती है। आप लोगों ने देखा था बनास संस्कृति राजस्थान में, यदि मैं मेहरगढ़ से बात करूं, उसके बाद फिर मालवा संस्कृति, एरन संस्कृति एमपी में, और फिर जोरवे संस्कृति, डेमाबाद संस्कृति, नेवासा संस्कृति, क्लियर है। ये हमें कहां पे, चिरकी वगैरह कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चैल्कोलिथिक वो है जब मनुष्य ने पाषाण काल के साथ साथ ताम्र उपकरणों का प्रयोग किया, एंड इट काइंड ऑफ कल्चर इज टोटली मिसिंग इन साउदर्न एरिया। यहां हमें डायरेक्ट पाषाण काल के बाद लोह प्रयोगता संस्कृति प्राप्त होती है, क्योंकि आगे जाकर फिर नवपाषाण बस्तियां, फिर ताम्र पाषाणिक बस्तियां, फिर हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद के बाद फिर उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आकर लोहे का प्रयोग इतनी देर, इतने अरसे बाद जाके उत्तरी भारत में आयरन एज या लोह युगीन सभ्यता प्राप्त होती है। और फिर आपको उत्तरी भारत के अंदर ये भी मालूम है कि जिसको आपने सप्त सैंधव प्रदेश कहा है, क्योंकि ये वाली जो रिवर है सिंध, और इसी की सहायक है सोहन नदी, जहां से डीएन वाडिया को 1928 में आदिम मानव या प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बहुत अच्छे से मालूम है, ये तो प्रागैतिहासिक काल की बात है साहब, आपके लोअर पैलियोलिथिक की, यानी कि पूरा पाषाण काल की। डीएन वाडिया को पहली बार यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे सोहन नदी से। फिर कालांतर में जाकर इसी एरिया में, बलोचिस्तान वाला जो सिंध वाला एरिया में, मेहरगढ़, चनहुदड़ वगैरह, कोट दीजिए, आमरी, राणा गुंडई, फिर यहाँ पर आपको बस्तियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर यहीं पर सिंधु के मुहाने पर मोहनजोदाड़ो, रावी के मुहाने पर आपको हड़प्पा सभ्यता का, फिर इसी एरिया में जिसको अपने ब्रह्मर्षि प्रदेश या देवयोनि प्रदेश का है, यहाँ ऋग्वैदिक सभ्यता। फिर ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रसार होगा लेटर, जो वैदिक एरा है उत्तर वैदिक काल में, पूर्व की तरफ सोन और गंडक नदी, मगध बिहार की तरफ, जिसको आपने कहा है उत्तर वैदिक काल। फिर उत्तर वैदिक काल में जाकर जनाब आपको लोहे का प्रयोग प्राप्त होता है, जो जिसका प्रयोग सबसे पहले मगध बहुतायत में करता है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, राख के टीले इस एरिया में, और फिर डायरेक्ट में मेगालिथिक कल्चर, कब्र वाली संस्कृति, जिससे सीधा आपको लोहे की वस्तुएं प्राप्त हो रही है। और इस काल के निवासी रागी की फसल को ज्यादा उपजाया करते थे, जबकि मेहरगढ़ वगैरह से हमें जो के साक्ष्य प्राप्त हुए गेहूं के, बाजरे के, हमें तमाम प्रकार की फसलों के, इवन अंगूर की खेती के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। तो एक तो मोटा माटी अंतर ही हुआ। तो दक्षिण भारत की ये जो कल्चर थी, ये अपना का बड़ी विशिष्ट कल्चर थी, इसको अपने महापाषाण संस्कृति का। इसी दौर में आगे जाकर ये कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य के द्वारा, ऋषि अगस्त्य से पहले मैं जो बात कर रहा था कि सब सैंधव प्रदेश में आपको वैदिक सभ्यता का उद्गम नजर आता है। फिर यहां से ये प्रचारित होती है पूर्व की तरफ, फिर जिसको आप कहते हो उत्तर वैदिक। और फिर इस उत्तर वैदिक काल के अंदर ऋषि अगस्त्य आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ना केवल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका बहुप्रचार करते हैं, और संभवतया इसी आर्य संस्कृति के इस स्थानीय महापाषाणिक लोह प्रयोक्ता, रागी, कृषि व्यवस्था संबंधित कृषक समुदायों के मिश्रण से फिर यहाँ पर एक नई संस्कृति का उद्भूत होता है, जो ज्यादा सिविलाइज्ड या ज्यादा कल्चरल
अपने आप को मानते हैं, जिसका उल्लेख हमें आगे जाकर पांड्य राज्य की जो राजधानी है मदुरा, उसमें तमिल कवियों की जो बैठक होती है, उसमें जो साहित्य रचा गया, इसको हम तमिल साहित्य या संगम कालीन साहित्य कहते हैं, उससे हमें, उसके आलोक में हमें इस नई मिश्रित संस्कृति, स्थानीय दक्षिण भारतीय महापाषाणिक लोह प्रयोक्ता रागी की फसल उगाने वाली संस्कृति के उत्तरी भारतीय आर्य संस्कृति के मिश्रण से जो संस्कृति, उसकी जानकारी हमें संगम काल से प्राप्त होती है। फिर इसका उल्लेख आगे जाकर बिहार के पाटलिपुत्रा, जिसका उल्लेख यूनानियों ने पोलीबोथा के रूप में किया है, वहां पर जो राज्य मौर्य साम्राज्य आता है, और उसमें भी अशोक अपने अभिलेखों में, और अशोक से भी पहले जनाब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, वो अपनी पुस्तक इंडिका में इस दक्षिण भारत की जानकारी देता है। और दक्षिण भारत में स्पेशली पांड्य राज्य का वो विशिष्ट उल्लेख करता है कि यहाँ पर 7 साल की लड़कियां माताएं बन जाती हैं। तब आप समझिएगा, इसलिए मुझे उत्तरी भारत की जो ऐतिहासिक यात्रा, इतिहास की यात्रा थी, उसको बीच में जो रोकना पड़ा सिकंदर के आक्रमण के साथ। अब मैं पूरी सीरीज में दक्षिण भारत को समाप्त करूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से, जो एक पूरा ये नक्शा समझाने का मैंने प्रयास किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो संगमकालीन जो राज्य हैं, इनमें देख लीजिएगा, ये केरल सबसे प्राचीन, केरल को चेर राज्य कहा गया है। देख लीजिए, चेर राज्य तो सबसे प्राचीन है। ठीक, सबसे निचले एरिया में पांड्य, जिनकी राजधानी याद रखना, जिनकी राजधानी मदुरा है। आगे जाकर यहाँ पर एक बंदरगाह कोलची मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। चोलों की राजधानी उरेयूर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध रहेगी। क्लियर है? तो चोलों का जो जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था, पांड्यों का जो था वो मछली कार्प थी, और चेरों का धनुष बाण था। तो फिर यहाँ चोल और यहाँ पांड्य, मैं लिख भी देता हूँ, चेर का जो है वो धनुष बाण है। ठीक है साहब, और ये सबसे प्राचीन राजवंश भी माना गया है। संगम काल का सबसे शक्तिशाली राजवंश माना गया है कौन सा? चोल राजवंश, जिसका प्रतीक चिन्ह है, याद रखना, बाघ। इस चोलों की ताकत सबसे अधिक खतरनाक थी। इनको बंगाल की खाड़ी का विजेता भी कहा गया है। और इन्होंने श्रीलंका में भी, और जो सुवर्ण द्वीप है, जो आइलैंड है, गोल्डन आइलैंड्स हैं, गोल्डन आइलैंड जो है इधर बंगाली खाड़ी के अंदर, वहां पर भी अपने उपनिवेश या कॉलोनीज स्थापित की थी। इस प्रकार से अशोक के बाद, क्योंकि अशोक के पुत्र कुस्तन की जानकारी में मिलती है कि साहब उसने मध्य एशिया में खोतान राज्य की स्थापना करी थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बारे में फाइयान वगैरह भी चर्चा करते हैं। ठीक है साहब, लेकिन उसके बाद फिर चोल हमें ऐसा करते नजर आते हैं। उससे पहले यद्यपि एक और मैं क्लियर कर दूं इतिहास से संबंधित बात को, हड़प्पा काल में भी एक भारतीय उपनिवेश जनाब हमें मेसोपोटामियन, दजला फरात की मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता से प्राप्त होता है। इसको आपने बस्तिका मेलुहा, आई एम नॉट टॉकिंग माय डियर, मेरी बात को काटना इतना आसान नहीं है। यदि कोई इस वीडियो को बाद में देखकर ची चपड़ करने का प्रयास करे, बाबू आना हवेली पर। डॉक्टर अहमद हसन दानी की बात कर रहा हूँ, द वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द कराची यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान। पूरे पूरे जनरल के आधार पर बात कर रहा हूँ, मुझे किसी गाइड से वो उठी बात को मान के मत चलना। आपको जी कहीं नहीं लिखा हुआ, बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ बाबू, पन्ने पलटने पड़ते हैं तब जाके ज्ञान की रोशनी आती है। मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि अध्यापक एक दीपक की भांति होता है, रोजाना जलना पड़ता है ईंधन डालकर। ईंधन कौन सा? ज्ञान रूपी ईंधन डालकर, तब जाकर खुद का अंधेरा छटेगा, और फिर वो शिष्यों की निराशा संबंधी अंधकार को मिटाने का मादा रख सकेगा। दो गाइडें पढ़कर उन्हीं को छप छप करने से हो सकता है आपका अपना भाग्य लगे कि उसी में आपका काम चल जाए। भाई मेरे लिए तो राहें इतनी आसान कभी नहीं रही। तो ये पूरा पूरा रहा। और पांड्यों की बात की जाए तो पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कार्प। कार्प को वध से मछली के रूप में भी प्रदर्शित किया गया। पांड्य राज्य जो था वो अपनी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता के लिए प्रसिद्ध था। चोल अपनी सैन्य सामरिक ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, और जो चेर थे वो अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध थे। संगम कालीन जो तमिल बैठकें हैं, इनका आयोजन इन तीनों राजवंशों में, याद रखिएगा, पांड्य राज्य के अंदर में प्राप्त होता है। अब मुझे क्लियर करेगा, यहां तक की बात को बहुत अच्छे से
भैया समझ में आया है या नहीं आया? जितना लंबा मैंने ये पूरी पूरी टाइम लाइन खींची है आपके सामने, पूरी बात खींची है, एक पूरा क्रम आपके सामने रखा है, क्योंकि सबसे अधिक मुझे जो वक्त लगता है वो किसी भी अध्याय को आरंभ करके उसके बिखरे हुए तथ्यों को समेट कर श्रृंखलाबद्ध रूप में लाने में लगता है। एक बार फ्लो बन जाए फिर आपको और मुझे वो तकलीफ नहीं होती है। और यही वजह है कि जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, इस एप्लीकेशन पर जब आप इतना पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद बच्चों वाली बातें रहती हैं, कितना ही टिपिकल, कितना ही टिपिकल चैप्टर है। अब हो सक मैं भी औरों की तरह कर सकता, सीधा संगम का ये खोलता महापाषाणी, कट 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 भैया हो गया हो गया। लेकिन उसमें मैं जानता हूं कि जो पैसा आप लोगों ने मुझे दिया है उसका पूरा आपको प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। बात पैसे की नहीं है, बात हमारी खुद का एक नैतिक मॉरलिटी की बात भी होती है कि जो हम जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस उस उम्मीदों से काम करें उस पर हम खरा, उस कसौटी पर खरा उतरने का हम प्रयास करें। अब मैं आपको सामने वहां पर एक बार फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप इस पूरे मैप को एक बार ठीक से आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जब आप बाद में देखें तो आपको तकलीफ ना आए। कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज कर दीजिए तुरंत, अभी मैं बता दूंगा। हालांकि मैं फिलहाल, आप लोगों की ड्यूटी हुआ परमिशन, मैं इस क्लास को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। ये क्लास अब देख लीजिए, आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बेसिकली व्याख्या था इतिहास के लिए, जहां पर हम बिल्कुल रेगुलर टेस्ट सीरीज या नोट्स, रेगुलर क्लासेस वगैरह बराबर चल रहा है। लेकिन अभी मैं आप लोगों से परमिशन लूंगा, क्योंकि पेड क्लासेस है, जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, मेरा पूरा जोर इस समय आपके कंटेंट को तैयार करने में है, तो मैं एक्स्ट्रा भी यूट्यूब के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ड्यू टू योर परमिशन है, परमिशन है धर्मेंद्र, हेमंत, बाकी लोग, आप लोग, रामनिवास वगैरह, कि मैं क्लास को डाल दूं वहां पर, ताकि क्लासेस चलती रहें। और कोई भी यदि वहां डेमो ग्रुप में क्लासेस को देखे तो वो ये एक मोटा मोटा अनुमान लगा ले कि हाँ, क्या तरीका है क्लासेस का, नोट्स का, पीडीएफ वगैरह जो भी दिए जा रहे हैं, स्पेशली वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कंटेंट का क्या हमारे सामने आता है। देख लीजिए इस मैप को, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। जी धर्मेंद्र, थैंक यू। इसको देख लें, हैंड रेस कर दीजिएगा मुझे तुरंत। पूरा समझ लीजिए अच्छे से, इस संगम काल का पूरा मुझे एक दो क्लासेस लगेंगी, उसके बाद फिर मैं पल्लव चोल वगैरह पर आगे बढ़ूंगा। तो कच्चा मत खाना, दक्कन और दक्षिण को लेकर दोनों शब्दों में अंतर है। दक्कन का मतलब है उत्तरी भारत, और दक्षिण भारत के बीच का एरिया जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला। आपको मालूम है दक्कन के अंदर ही स्थापत्य की वेसर शैली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई थी, जबकि यदि मैं नॉर्दर्न एरिया की बात करूं तो यहाँ मंदिर स्थापत्य की नागर शैली, दक्षिण भारत की बात करूं तो आपको मालूम है यहाँ पर द्रविड़ शैली, और डेक्कन के अंदर आपको मालूम है वेसर शैली यहाँ पर मंदिर स्थापत्य की प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, पहली बात तो यदि हम बात करें, मैंने बता ही दिया कि पूर्व में बंगाली खाड़ी की ओर कोरोमंडल या चोलमंडल है, जो लगभग 1000 मील लंबा है, पश्चिम अरब सागर की तरफ मालाबार तट का विस्तार है। ये तो खैर तमाम चीजें अपन बार बार कह चुके हैं। और इस बारे में एक अज्ञात नाविक की जो पुस्तक है वो काफी महत्वपूर्ण है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, क्योंकि उसने काफी महत्वपूर्ण बंदरगाहों की का उल्लेख किया, वर्णन किया, महत्वपूर्ण बंदरगाहों का, एक बात। दूसरी बात, उसने रोम के साथ व्यापारिक वस्तुओं का भी जिक्र किया है, यद्यपि इस पुस्तक के लेखक की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब यदि हम महापाषाणिक संस्कृति की बात करें, देख लीजिएगा, ये कब्रें हैं इस प्रकार से जो मैंने आप लोगों से कहा, और ये लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, ये कब्रें हैं। ये कब्रें बड़े बड़े पाषाण खंडों से घिरी हुई है, इसीलिए इसको आप महापाषाणिक कब्रें भी कहते हैं। सुदूर दक्षिण प्रायद्वीप में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले एरिया में 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक, बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप समझ लीजिएगा 1000 ईसा पूर्व से चलकर 100 क्राइस्ट तक की ये पूरी यात्रा हमारे सामने निकलकर जनाब आती है। ये इतना महत्वपूर्ण दौर है। मेगालिथिक बिल्डर्स किनको कहा गया है? मेगास व्हिच मींस ह्यूज और बिग, एंड लिथोस इज अ स्टोन। सो क्या मतलब है इस बात को? बड़े बड़े पाषाण खंडों को घेर कर उनके मध्य जो कब्रें बनाई गई हैं, इसीलिए उसको महापाषाणी कब्र कहा गया। और इन कब्रों का निर्माण करने वाले
जो निर्माता है, जो लोग हैं, उनको मेगालिथ बिल्डर्स या महापाषाणिक निर्माता भी कहा जाता है। और उनकी संस्कृति महापाषाणिक संस्कृति कहलाती है, जो बेसिकली आप लोगों को मैंने अभी कहा कि लौह प्रयोग का निवासी थे, ये रागी उपजाया करते थे। ये कब्रें बेसिकली, ये बात भी याद रखना, उनकी आवासीय बस्तियों से दूर घास के मैदानों में पाई गई है। अच्छा, इन्हीं ये जो कब्रें हैं, इस बात को और याद रखना जब आप संगम आगे, क्योंकि ये तो मेगालिथिक कल्चर है, इसी से आगे फिर हमें संगम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पाषाण खंडों से घिरी हुई कब्रें नजर आ रही है। और संगम काल में आकर आपको एक विशिष्ट परंपरा नजर आती है मरवा जाति में। मरवा जाति में एक प्रथा मिलती है हमें, वैच्ची प्रथा। याद रखना, इस वैच्ची प्रथा का संबंध हीरो स्टोन या वीर कल के साथ है। जो योद्धा गायों की रक्षार्थ संगम युग में लड़ते हुए मर जाया करते थे, अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया करते थे, उनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। जिस स्थल पर वो लड़ते हुए शहीद या मर जाया करते थे, मृत्यु को प्राप्त कर लिया करते थे, मृत्यु को वरण कर लिया करते थे, उनकी स्मृति में उसी जगह पर एक बड़ा सा पाषाण खंड, पत्थर का टुकड़ा खड़ा कर दिया जाता था, जिसे हीरो स्टोन, उसकी स्मृति में, क्योंकि उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उसकी अपनी रिचुअल्स थे, उसकी अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं थी, उसको वीर कल या हीरो स्टोन के रूप में जाना गया पाषाण स्मारक। ये संगम काल की बड़ी बात है। अब आप देखिएगा, मेगालिथिक जो बिल्डर्स के द्वारा जो कब्रें बन रही है, वो भी पाषाण खंडों से घिरी हुई है। और जो योद्धा गायों की रक्षा संगम काल में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी स्मृति में, उनकी मृत्यु स्थल पर वो पाषाण स्मारक बनाया जा रहा है, वो भी वीरकल या हीरो स्टोन कहला रहा है। यद्यपि वीरकल या हीरो स्टोन की जो परंपरा, बेसिकली मरवा जनजाति, जो दक्षिण भारत की एक तमिल प्रदेश की एक जनजाति, उसमें वैच्ची प्रथा से संबंधित है। आगे जाकर दक्षिण भारतीय राज व्यवस्था ने मरवा जनजाति की इस वैच्ची प्रथा को अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया। कारण, अडॉप्ट करने की वजह, क्योंकि मरवा जाति के जो लोग थे वो बेसिकली जनजात वॉरियर या योद्धा थे, जिनमें वैच्ची परंपरा ही गोहरण परंपरा या पशुओं को लूटने वाली थी। तो जब आप लूट की प्रक्रिया में है, तो सामने वाला अपने पशुधन की रक्षार्थ स्वाभाविक है संपूर्ण जान जोखिम में डालकर, तो इस प्रकार के समाजों में बहुत कुशल योद्धा उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने देखा स्पार्टा में, पश्चिम में हमने देखा शूद्रक, मालव, कठ, अभी जो सिकंदर से संबंधित आक्रमण जो पिछली क्लास में देखा, आपने देखा ना, शूद्रक में 5,000 ब्राह्मणों ने केसरिया बना पहनकर सिकंदर के साथ युद्ध किया। ना केवल ब्राह्मण, सभी जातियां भाई उस काल की। तो ये एक विशिष्ट परंपरा थी मरवा जनजाति में, कहा, संगम काल में, राइट। आप देख लीजिएगा, एक तो इनका ये जो कपड़े थे, इनका लोह युग से ये बिल्कुल जुड़ी हुई थी, और इनका संबंध याद रखना काले और लाल मृदभांडों से है। आपको मालूम है, काले लाल मृदभांड बेसिकली ये, आप यूं समझ लीजिएगा, ये पाषाण काल से चली आ रही परंपरा है। पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, वो तो अलग बात हो गई, वो तो बिल्कुल ही विशिष्ट परंपराएं हो गई, मौर्य युग ना। काले लाल मृदभांड ये विशिष्ट, ये पाषाण काल से चली आ रही है, और ये उत्तरी भारत में भी चली है। क्लियर, पेंटेड में वेयर्स की बात, चित्रित मृदभांडों की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले का दो, और यहां पर भी हमें नजर आ रही है। तो ये भी सिद्ध करता है कि पाषाण कालीन जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थी, चाहे वो उत्तरी भारत की, चाहे दक्षिण भारत की हो, दे वर नॉट आइसोलेटेड एंड द सेपरेट कल्चर्स, दे वर दे वर लिंक्ड एंड एसोसिएटेड विद देयर ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस, और देयर इंटरेक्ट अदर काइंड ऑफ इंटरेक्शन, जो भी उनके आपस के अंतर संबंध थे, उनके द्वारा वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कटी। कारण भैया, जो अतिरम पक्कम और पल्लवरम मद्रास से जो हैंडल्स प्राप्त हो रहा है, एशुलिन काइंड ऑफ जो मद्रास कल्चर है, वही तो हमें सोहन से प्राप्त उस उधर कहाँ सिंधु, कहाँ कोर्टलियार घाटी प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इन लोगों के बीच के इंटर रिलेशन बड़े अच्छे और बड़े स्ट्रॉन्ग रहे होंगे उस जमाने से। कुल मिलाकर बात है कि भारतीय जो दिमाग है ना, वो शुरू से व्यापार पैसे में लगा रहा, हमसे बड़ा
खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं है, न योद्धा के रूप में और न पैसा गिनने वाले व्यापारी के रूप में। चाहे बुद्धि की बात हो, चाहे शक्ति की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, बाबू लोहा हमारा रहा है पूरी दुनिया में। अब ये अलग बात है, हमारे आने वाली जनरेशन इन सब चीजों को भूल कर पिज्जा बर्गर वकिज्म और फिर वही विषय से इतर बातें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों ने समझ ली है। और देखो कितनी बड़ी बात है, महापाषाणी कपड़ों का अस्तित्व गैर कृषक एरिया में आवासीय बस्तियों से दूर पाया गया है ताकि खेती को नुकसान ना हो। लेकिन बेसिकली रागी की फसल यहाँ पे हो रही है, तो आवासीय बस्तियों से दूर घास के मैदान में जहां खेती की संभावना नहीं है, वहां ये कब्रें पाई गई हैं। तो यूटिलिटी बनी रहे और जमीन का वो महत्व भी बना हुआ है, जो कावेरी डेल्टा के बारे में किसी तमिल साहित्य में लिखा हुआ है कि एक हाथी जितने एरिया में बैठता है उतने में 7 लोगों का पेट भर सकता है, इतना अन्न उत्पादित हो जाता है। नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अब प्राप्त जो मृद भांड है वो काला लाल मृद भांड है। अब यही एक प्रश्न आ गया, इन्होंने जो खेती यहाँ पर उगाई वो धान और रागी है। महापाषाणी कब्रों से जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है वो स्केलेटन से, वेयर से, पॉट से, मतलब पोट्री से और आयरन गुड्स से है। तो अब प्रश्न बनेगा कि जो दक्षिण भारतीय महापाषाणिक संस्कृति है जनाब, उसका संबंध किस प्रकार की मृदभांड संस्कृति से है? तो आप कहेंगे काले लाल मृदभांड संस्कृति से। महापाषाणिक आवास स्थल जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की, कुकलीहर, संगनकल्लू, हलेंगली, हल्लट्टी, नरसीपुर। आंध्र प्रदेश में आपको केसरपल्ली, येलेश्वरम, नागार्जुन कोंडा। और यदि मैं तमिलनाडु की बात करूं तो पयमपल्ली, कुन्नड़पुर और याद रखिएगा तिरुकम्पलीपुर तथा उरेयूर। उरेयूर के बारे में याद रखना, उरेयूर आगे जाकर चोल राजवंश की राजधानी के रूप में आएगा उरेयूर। और ये सूती वस्त्र, याद रखना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उद्योग केंद्र के रूप में भी आगे जाकर आपको देखना ही पड़ेगा। कौन सा? उरेयूर। और ये मेरा वायदा है, यदि आप लोगों ने इन क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ लिया, देख लिया, माय डियर याद रखना, इस क्लास के बाद सिर्फ आधा घंटा तो बहुत बड़ा होगा, आप लोगों ने नोट्स को देख लिया, क्योंकि सेम चीजें यही तो नोट्स के, हालांकि यहाँ से अच्छे नोट्स होते हैं, थोड़ा वहां विस्तार ज्यादा देता हूं मैं पीडीएफ की तुलना में। तो उसी का तो हम एनालिसिस कर रहे हैं इन क्लासेस के माध्यम से। तो एक बड़े अंतर्दृष्टि को रखते हुए, गहराई वाले एग्जाम अप्रोच को रखते हुए, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स स्टडी मटेरियल को यदि टीचर क्लास में ऑनलाइन, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का अपना एक फायदा ये है कि हम जितना चाहे उतना टाइम लेकर डेप्थ पर जा सकते हैं, समझ पैदा कर सकते हैं, टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, इसलिए रेगुलर रहिए, फायदे में रहोगे। क्योंकि ये चैप्टर्स आपको मालूम है बहुत टिपिकल नेचर है, क्योंकि अभी नाम आएंगे एटुक के, पट्टुक पुट्टू। अभी देखिएगा आप संगम साहित्य को जब आप लोग पढ़ने जाएंगे। तो महापाषाणी कब्रों की पहली बात तो वीडी कृष्ण स्वामी ने 3 प्रकार की, इनके आकार के आधार पर इनको विभक्त किया है, जहां से हमें क्या प्राप्त हुई है? लोह प्रयोक्ता वस्तुएं प्राप्त हुई है। एक तो है कक्षयुक्त कब्रें, यानी कि इन कब्रों के बीच में चौकोर आपको इस प्रकार से चैम्बर्स पाए गए हैं। ये चौकोर भी है, समकोणीय भी, आयताकार भी है, विषम चतुर्भुजाकार भी है। इनके चारों ओर शिलाखंड पाए गए हैं, प्रवेश द्वार बनता है, और उन शिलाखंडों के ऊपर भी एक बड़ा सा पत्थर या शिला रखकर उसको ढककर एक प्रकार से कक्ष का आकार दे दिया गया। कक्ष विहीन कब्रें, शिलाखंडों से तो घिरे हुए हैं लेकिन कक्ष नहीं है। इनमें कलश में शवों के अवशेष, बिखरे हुए अस्थि अवशेष रखे गए। कब्र विहीन स्मारक, बड़े बड़े शिलाखंडों को ढक दिया गया, रख दिया गया, लेकिन अंदर किसी प्रकार का कोई अस्थि पंजर वगैरह में नहीं पाई जा रही है। यानी कि ये आप याद रखिएगा, ये हनम सागर कर्नाटक में ऐसे स्मारकों की हमें लगभग 1000 संख्या प्राप्त हुई है। महापाषाणिक कब्रों से क्या प्राप्त हो रहा है कि दफन संस्कार किया जाता था। लेकिन संगम कालीन जो साहित्य है इनमें एक मणिमेखले, याद रखिएगा, मणिमेखले बहुत इंपॉर्टेंट है नुपुर की कहानी, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। कौलवन ब्राह्मण है ना, उसकी पत्नी, याद रखना, फिर एक माधवी, एक नायिका, फिर कर्ण की पूजा आरंभ होगी चेर राज्य में, तो चेर पांडे का संबंध या नेडुंजेलियन, अभी वो अपन आगे देखेंगे बहुत विस्तार से, बड़ा मजा आने वाला है चैप्टर में। जनरली ये चैप्टर्स वो हैं जिनको पढ़ के नीरसता, बोरियत होती है, न समझा पाते हैं न समझ में आता है। यहाँ देखना, पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया, और ये भी पता नहीं चलेगा इतना आसान
देखिएगा, अब जितना पढ़ा उतना तो समझ में आ गया होगा। मणिमेखले नामक जो तमिल साहित्य, जो संगम साहित्य है, वो स्पष्ट करता है कि शव को जलाने की परंपरा, जिसको हमने अंत्येष्टि संस्कार, चिता संस्कार कहा है, वो भी पाया गया। यानी कि आरंभिक काल में जहां हमें महापाषाणिक संस्कृति अंत्येष्टि संस्कार या शव संस्कार में दफन, शवों को दफनाने की परंपरा की ओर इशारा कर रही, जो 3 प्रकार की खबरें प्राप्त हो रही है, वहीं कालांतर में संगम साहित्य, एक जो मणिमेखले है, उससे हमें तमिल का साहित्य, संगम साहित्य एक ही बात है, से हमें अंत्येष्टि चिता संस्कार की भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। अब एक पट्टू यानी कि पद्मपुट्टू के अनुसार चेर राजाओं और वेली, याद रखना, संगम समाज में तमिल साहित्य में वेली को कृषक समाज के प्रमुख के रूप में दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। इनमें कलश शवाधान का भी प्रचलन था। कलश शवाधान यानी कलश के अंदर अस्थि पंजर रखना। आज भी आप जानते हो, हिंदुओं के अंदर हिंदुओं के अंदर कलश को शमशान तक ले जाया जाता है, अंतिम शव यात्रा जो होती है उस दौरान कलश फोड़ने की भी परंपरा है हमारे यहाँ पर। अंतिम जो संस्कार होता है किसी भी इंसान का, उसमें याद रखना, सुदूर दक्षिण भारतीय महापाषाणी कब्र संस्कृति से भी मृदभांड तोड़ने की परंपरा की जानकारी प्राप्त होती है। अभी जो मैंने कहा कि ऋषि अगस्त्य ने आगे जाकर उत्तरी भारतीय आर्य संस्कृति का न केवल यहाँ पर परिचय करवाया दक्षिण भारत में, बल्कि उसको प्रचारित भी किया। हमें नहीं पता, आज हम विशिष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि ये जो सांस्कृतिक तत्व या परंपरा दक्षिण भारतीय समाज में प्रचलित हुई, ये उनकी विशिष्ट परंपरा थी या उत्तर भारत से थी, जो भी था, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। कब्रों से प्राप्त जो औजार प्राप्त हुए हैं, उनमें खेती के औजारों की तुलना में लड़ाकू हथियार या जो अस्त्र शस्त्र होते वो ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मरवा जनजाति के अंदर जो वैच्छी परंपरा है, लिख देते हैं, मरवा जनजाति में जो एक हमें वैच्छी परंपरा प्राप्त हो रही है, वहीं से हमें संगम कालीन समाज का सबसे बड़ा विशिष्ट हीरो स्टोन, जिसको हिंदी में या तमिल भाषा में वीर कल भी कहा गया है, प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब महापाषाणिक कब्रों से हमें खेती के उपकरण, कम लोह उपकरण, और हमें युद्धोस्त्र या युद्ध उपकरण ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। अब जो शवों के साथ जो और वस्तुएं प्राप्त हो रही है, जैसे कलश वगैरह, इनसे ये भी जानकारी मिलती है कि इस काल के जो निवासी थे, वो लोकोत्तर जीवन में यकीन रखते थे। लोकोत्तर जीवन में यकीन रखने का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद के जीवन में भी उनका पूरा यकीन था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्लियर? अब जो हमने कहा कि कृषि उपकरणों की तुलना में युद्ध वाले उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए हैं, उनमें देख लीजिएगा, आपको बाणाग्र, लोहे के बाणाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े, हंसिया, सभी लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉपर टूल्स लगभग लगभग मिसिंग है। याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है जी। और तमिलनाडु क्षेत्र के लोग, देखो, अब तमिलनाडु की बड़ी इंपॉर्टेंट एक परंपरा है। तमिलनाडु के क्षेत्र में जो महापाषाणिक संस्कृति, उसमें लाल कलश का विशिष्ट महत्व है। अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफना दिया जाता था। क्लियर है? याद रखना। तो अब ये आ सकता है कि महापाषाणिक संस्कृति में किस क्षेत्र के अंदर अस्थि अवशेषों को लाल कलश में रखकर कब्र में दफन करने की परंपरा थी, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। और सुदूर दक्षिण राज्य का बनना, सभ्यता का उदय, ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले ऋषि अगस्त्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नो डाउट इनके इनके निश्चित तौर पर संबंध रहे होंगे, ये रागी यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके पास दोनों छोर पर, इनकी जमीन के दोनों छोर पर, पश्चिम में भी पूर्व में भी प्रॉस्परस रिच सी कोस्टल एरिया थे। और कालांतर में हम देख रहे संगम कालन प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते कि रोमन व्यापारियों के साथ, रोम के साथ कितना इनका व्यापार बढ़ा है। और चाहे मुशिरी हो, चाहे तोंडा हो, क्लियर, अरिकमेडु हो, पुहार, अरिकमेतम,
और बंदर कितने, मैं बंदरगांव की बात करूं, यहाँ पर उस जमाने के ना केवल रोमन और यवन लोगों की बस्तियां पाई है, उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा। जो एलिट क्लास के जो वेयर्स या उत्तम श्रेणी के जो मृद भांड है, जैसे एम्फोरा, जिसमें जिसमें शराब परोसी जाती है, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है स्पष्ट तौर पर कि इनकी जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया था, वो ट्रेड और कॉमर्स के साथ, स्पेशली सुदूर दक्षिणी शिपिंग, समुद्र की सामुद्रिक व्यापार के द्वारा, स्पेशली रोम के साथ काफी फला बढ़ा। और फिर आगे जाकर आप देखते हो कि मिडाइवल उसमें तो जाकर कितना ये समृद्ध रहा है। अरे बाबा, आपने देखा भाई, कलिंग पर जो आक्रमण की बात आ रही है, उसमें अर्थशास्त्र बोल रहा है, चाणक्य बोल रहा है इस चीज को, कि उन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था जिनसे लाभप्रद व्यापार हमें प्राप्त हो रहा है। कलिंग वाला जो एरिया, उड़ीसा वाला, तो इस एरिया से बहुत दूर नहीं है, सी कोस्टल एरिया तो है ही सही ना। आप जब दक्षिण भारत के पूर्वी छोर की बात कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ के, तो इन व्यापारिक गतिविधियों ने न केवल चेट्टियार जैसे व्यापारिक समुदाय के उद्गम में योगदान दिया हो, इससे जो समृद्धता है उसने बड़े बड़े राजवंशों की स्थापना, नौकरशाही की स्थापना, सेना रखना, टैक्सेशन वगैरह पर भी पूरे तौर पर दिया हो। और चूंकि जिनके पास समुद्र होता है, तो फिर आप जानते हो उनकी ब्लू इकोनॉमी बहुत ज्यादा, ब्लू इकोनॉमी उनको प्रॉस्परस बनाती है। जैसे आप जानते हो, उत्तरी भारत की बात करूं तो गुजरात इस मामले में सर्वोपरि रहा, क्योंकि हड़प्पा काल से आप वहां पर लोथल धोलावीरा जैसे बंदरगाह पा रहे हो। अब आप समझ सकते हो कि क्या उनका उनका अपना एक सिग्निफिकेंस या महत्व रहा है। जो तमिश्कम जो एरिया, उसके तो दोनों छोर पर बाबा, मालाबार तट और चोलमंडल और कारोमंडल तट पर इस तरह के बंदरगाह पाए जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने आपको अपने यथावत जगह पर विद पासवर्ड डाल दिए हैं, वो आपको मालूम है। इसके बाद मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि अशोक के अभिलेखों में हमें चोल पांड्य की जानकारी प्राप्त हो ही गई थी। इसके बाद फिर अब हम लेंगे फाइनली जो होगा, वो होगा हमारा संगम काल। क्लियर है? वो फाइनली हम लोग आरंभ कर देंगे संगम काल या संगम साहित्य से। वो क्लास मैं कल लूंगा, 7 बजे का अपना वही टाइम रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने धैर्यपूर्वक इस चीज को देखा। नोट्स पढ़िएगा और जो भी फीडबैक रहे आप मुझे अवश्य बतलाइएगा, और जुड़े रहिएगा, लगातार जुड़े रहना, ताकि नोट्स बराबर देखते रहना जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। पढ़ते रहिएगा, कभी कोई दिक्कत आती है आप लोग मुझे बोल सकते हैं। क्लासेस अपनी बिल्कुल रेगुलर चल रही है, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मेरा प्रयास है कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले जितना वाइंड अप हो जाए सिलेबस को, लेकिन बिना घास काटे हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।